पिछले भाग में आपने देखा कि विराट के बिस्तर के पीछे ठाकुर विक्रम सिंह को एक बड़ी शैतानी परछाई दिखी। वरिष्ठ शास्त्री जी के बुलाने पर ठाकुर विक्रम सिंह उनके पास गए। शास्त्री जी ने उन्हें एक गुफा में लेकर गए। गुफा के दीवार पर ठाकुर विक्रम सिंह को एक शैतान की बड़ी आकृति दिखाई दी। अब आगे। जैसे ही दीवार पर बनी आकृति स्पष्ट हुई, ठाकुर विक्रम सिंह की सांसें थम सी गई। दीवार पर निकाली गई तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे विराट की थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे बेटे की तस्वीर है। तुम्हारा बेटा विराट कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो शैतान की संतान है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा मासूम है। ये सब झूठ है। मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए आप। सच से भागने से सच बदलता नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस रात क्या हुआ था जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था? हाँ, मुझे याद है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें बेटा ही हुआ था? सच तो यह है कि उस रात तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन किसी ने उस बेटी को तुमसे छीनकर एक बेटे से बदल दिया, और वो बेटा विराट शैतान की संतान है। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। डॉक्टर ने खुद कहा था कि बेटा हुआ है। तुमने बस डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन खुद देखा नहीं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर जाओ और उस डॉक्टर से पूछो जिसने तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी करवाई थी। मंदिर की गुफा से बाहर आते हुए ठाकुर विक्रम सिंह गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। गाड़ी डॉक्टर मृणाल के घर ले चलो, तुरंत। गाड़ी तेज रफ्तार से डॉक्टर के घर की ओर बढ़ती है। ठाकुर विक्रम सिंह डॉक्टर मृणाल के घर पहुंचे। घर की हालत खौफनाक थी। चारों तरफ सन्नाटा था। डॉक्टर मृणाल, दरवाजा खोलिए। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। डॉक्टर मृणाल, आप यहां हैं? जवाब दीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ठाकुर विक्रम सिंह पूरे घर में इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, लगता है घर में कोई नहीं है। ठाकुर विक्रम सिंह वापस जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर विक्रम सिंह पीछे मुड़े, डॉक्टर मृणाल उनके सामने खड़ी थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे और उन्होंने काले कपड़े पहने थे। डॉक्टर मृणाल, ये आप हैं? आपका ये हाल कैसे हुआ? आ गए तुम? मैं यहाँ अपने बेटे के बारे में कुछ जानने आया हूँ। बताओ, उस रात मेरी पत्नी ने किसको जन्म दिया था, बेटा या बेटी? तुम्हारा बेटा। क्या तुम सच में ये मानते हो कि वो तुम्हारा बेटा है, या शायद तुम्हें ये जानना है कि उसकी माँ कौन है? या फिर उससे भी बड़ा सवाल कि उसका बाप कौन है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए तो हर अमावस की रात 2 बजे अपने बेटे का मुंह देखो। तुम्हारा बेटा जैसे ही मृणाल आके कुछ बोलती, एक जंगली कुत्ते ने डॉक्टर मृणाल पर हमला कर दिया। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था। ये कुत्ता डॉक्टर मृणाल पर झपटा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वो उनकी गर्दन पर काटने लगा था। मृणाल की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। ठाकुर विक्रम सिंह तुरंत अपने गार्ड्स को आवाज देते हुए, गार्ड्स, जल्दी अंदर आओ, यहाँ कोई जंगली जानवर है, जल्दी करो। गार्ड्स बाहर से दौड़ते हुए आते गए, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड्स जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, कुत्ता डॉक्टर मृणाल को बुरी तरह नोच चुका था। उनकी गर्दन और शरीर खून से लथपथ थी। उनकी सांसें थम चुकी थी।
साहब ये क्या हुआ? ये कौन सा जानवर था? किसी जंगली कुत्ते ने इन पर हमला कर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह और गार्ड्स चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। रात का समय था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठाकुर विक्रम सिंह डॉक्टर मृणाल की बातों से परेशान और डर से कांपते हुए अपने बेटे विराट के कमरे की ओर जा रहे थे। घड़ी में रात के 1:58 हो रहे थे। ठाकुर विक्रम सिंह के मन में डॉक्टर मृणाल की चेतावनी गूंज रही थी। अमावस की रात 2 बजे अपने बेटे का चेहरा देखना। ठाकुर विक्रम सिंह ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। विराट बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 1:59 हो चुके थे। ठाकुर विक्रम सिंह ने ठंडी सांस ली और अपने बेटे के पास जाकर खड़े हो गए। 2 बजने में अब सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। जैसे ही घड़ी का कांटा 2 पर पहुंचा, ठाकुर विक्रम सिंह ने कांपते हुए विराट के चेहरे से चादर हटाई और फिर ठाकुर विक्रम सिंह का दिल दहशत से भर गया। विराट का चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसका चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी जैसे किसी जंगली जानवर की हो। उसके दांत बड़े और नुकीले हो गए थे, मानो वो किसी भयानक भेड़िए में बदल गया हो। विराट ने अचानक अपनी लाल चमचमाती आंखें खोली और सीधे ठाकुर विक्रम सिंह की तरफ देखा। कौन हो तुम? मेरे बाप का बेटा हूं। ठाकुर विक्रम सिंह ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, विराट बिस्तर से कूदकर उनकी तरफ झपटा। नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन विराट ने एक ही झटके में ठाकुर विक्रम सिंह का सिर अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिया और उनका सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। खून चारों तरफ फैल गया और विराट ने सारा खून अपने जुबान से एक ही बार में चाट लिया। इसके बाद विराट ने ठाकुर विक्रम सिंह के सिर को जोर से छत की ओर उछाला और फिर हवेली की छत से नीचे फेंक दिया। ठाकुर विक्रम सिंह का सिर और शरीर नीचे जमीन पर गिरकर बुरी तरह चूर चूर हो गया। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दी। नीचे के कमरे में सो रही मृदुला और घर के नौकरों ने ये आवाज सुनी। सबके दिल में बेचैनी और डर ने घर कर लिया। वो तेजी से विराट को अपने कमरे से लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। नौकर भी उनके पीछे पीछे भागे। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां ठाकुर विक्रम सिंह का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उनका सिर अलग था और शरीर से खून की धार बह रही थी। मृदुला ने जब यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। विक्रम जी, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? घर के नौकर भी ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा कि मालिक की ऐसी बेरहम मौत हो गई होगी। मृदुला फर्श पर गिर पड़ी और ठाकुर विक्रम सिंह के खून से सने शरीर को पकड़कर रोने लगी। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते ठाकुर विक्रम सिंह जी। हमारा क्या होगा? विराट का क्या होगा? अगले दिन पूरे रीति रिवाजों के साथ ठाकुर विक्रम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे।
सभी के चेहरों पर शोक और आंखों में आंसू थे। मृदुला ने अपने बेटे विराट को लेकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा, विराट को इस माहौल से दूर ले जाना ही बेहतर होगा, ताकि वो पढ़ाई पूरी कर सके और अपने पिता के सपनों को साकार कर सके। इसीलिए उन्होंने विराट को विदेश भेजने का निर्णय लिया। 10 साल बीत गए। विराट अब एक युवा, शिक्षित और प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुका था। विराट की वापसी की खबर सुनकर गांव और पार्टी के लोग उत्साहित थे। ठाकुर विक्रम सिंह के समर्थक और पार्टी के नेता अब विराट को अगला मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली के बाहर बड़ी भीड़ जमा थी। हर कोई नारे लगा रहा था, विराट बाबू की जय, विराट बाबू की जय, हमारा नेता कैसा हो, विराट बाबू जैसा हो, विराट बाबू जैसा हो, विराट बाबू जैसा हो। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। झंडे और बैनर लहरा रहे थे जिन पर लिखा था, विराट बाबू हमारे भविष्य के नेता। हवेली के मुख्य द्वार पर मृदुला खड़ी थी, सफेद साड़ी में सजी, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने अपने बेटे का स्वागत करने के लिए पूरा इंतजाम किया था। आज मेरा बेटा लौट रहा है, अब वही अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। गाड़ी रुकते ही विराट नीचे उतरा। मृदुला ने अपने बेटे के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाई थी। जैसे ही विराट उनकी तरफ बढ़ा, मृदुला ने मुस्कुराते हुए आरती शुरू की और फूलों की माला लेकर उसके गले में डालने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मृदुला ने जैसे ही उसके माथे पर तिलक लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, विराट ने अचानक उनका हाथ पकड़कर नीचे हटा दिया। यह सब करने की जरूरत नहीं है, विराट ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा। मृदुला चौंक गई। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा था कि 10 साल बाद मेरा बेटा मेरे सीने से लग जाएगा। लेकिन विराट का ये व्यवहार उनके दिल को चीर गया। उस रात मृदुला सो नहीं सकी। उनका मन बेचैन था और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा, विराट इतना बदल कैसे गया? क्या मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला, या फिर वो मुझसे दूर होकर इतना कठोर हो गया है? सुबह होते ही मृदुला ने सफेद साड़ी पहनी, माथे पर हल्का तिलक लगाया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर वो मंदिर के पुजारी पंडित जी से मिलने चली गई। मंदिर में शांति थी। घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। मृदुला ने पंडित जी को प्रणाम किया और आंखों में आंसू लिए कहा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे विराट का व्यवहार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो भगवान के हर चिन्ह से दूर रहता है। मैंने उसे तिलक लगाना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ हटा दिया। क्या मेरा बेटा बदल गया है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, ठाकुराइन जी, आपने जो भी बताया वो सच में चिंताजनक है। विराट भगवान की पूजा पाठ और धार्मिक कामों से दूर रहता था। ये एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। पंडित जी ने गंभीरता से मृदुला की बात सुनी और फिर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें एक सुंदर अंगूठी रखी हुई थी। अंगूठी में 5 अलग अलग रंगों के हीरे जड़े हुए थे जो चमक रहे थे। पंडित जी ने मृदुला को वो अंगूठी देते हुए कहा, ठाकुराइन जी, ये अंगूठी मैंने 5 विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित की है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें जड़े हुए 5 हीरे अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। आप इसे विराट को पहना दीजिए। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये अंगूठी उसकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी।
मृदुला ने अंगूठी को हाथ में लेते हुए पूछा। पंडित जी, क्या ये सच में मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला पाएगी? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, ठाकुराइन जी, ये अंगूठी भगवान का आशीर्वाद है। इसे पहनाने से उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, इसे पहनाते समय आप उसे ये ना बताएं कि ये अंगूठी किस लिए है। बस इसे किसी बहाने से पहना दीजिए। मृदुला ने पंडित जी का धन्यवाद किया और अंगूठी को अपने पास संभाल कर रख ली। उनके मन में एक उम्मीद जागी। क्या मृदुला विराट को वो अंगूठी पहना पाएगी? विराट भगवान के प्रसाद से दूर क्यों रहता है? क्या विराट के अंदर सच में कोई शैतान है या ये सब किसी की साजिश है? जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।